हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का टॉपिक हमारा आदिकाल है और आदिकाल के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है। दोनों को पढ़कर करेक्ट आंसर बताना है। अगर ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे तो ए और आर दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर ए सही आर गलत, और ऑप्शन नंबर सी अगर ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर डी अगर ए और आर दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, देखिए 161 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है, असर्शन में है कि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं तो कुछ प्रामाणिक। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा भी है कि कौन कौन से जो विद्वान है वो अप्रामाणिक मानते हैं और कौन से विद्वान जो है वो प्रामाणिक मानते हैं। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए तर्क में क्या दिया हुआ है। तर्क में दिया हुआ है कि रासो के ऐतिहासिक कल्पनात्मक विषयों, विसंगतियों और इसकी भाषा के कारण इसे अप्रामाणिक माना गया है। यानी कि जो है ए और आर ये दोनों ही क्या है, सही है। फिर देखिए स्थापना और तर्क में लिखा है, स्थापना में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को भाषा के आधार पर अप्रामाणिक रचना माना है। तर्क क्या दिया हुआ है, शुक्ल के अनुसार रासो की जो भाषा है वो अनुचित है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 163 में है, असर्शन लिखा है कि कर्नल टॉड जो है वो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। तर्क में क्या दिया हुआ है, कर्नल टॉड के अनुसार रासो में दी गई प्रत्येक घटना अपने आप में ऐतिहासिक यथार्थता रखती है। ये बात क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि कर्नल टॉड के अनुसार रासो में दी गई प्रत्येक घटना जो है वो ऐतिहासिक यथार्थता नहीं रखती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, लिखा है स्थापना में कि पृथ्वीराज रासो विरागात्मक काव्य होते हुए भी श्रृंगार रस को अपने सहायक के रूप में समाविष्ट किए हुए हैं। तर्क में लिखा है कि शशिवृता समय, पद्मावती समय, संयोगिता, स्वयंवर आदि सर्ग रासों में श्रृंगार की पुष्टि करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है स्थापना में कि रासो में युद्ध स्थल हो, युद्ध के लिए सुसज्जित सेना आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। तर्क में है कि रासो में केवल पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य संघर्ष का वर्णन है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है कि आप लोगों को पता है, केवल बेसिकली एक्सट्रीम सेंटेंस बना रहा है और पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन गोरी के अलावा भी और अन्य युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए स्थापना में कि पृथ्वीराज रासो में मात्र वीर रस का ही अद्भुत संयोजन है। तर्क में क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो में नायिकाओं, उसकी सखियों आदि के रूप चित्रण, पृथ्वीराज प्रेम वर्णन, इन स्थलों पर श्रृंगार रस की अनुपम छटा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखिए स्थापना में क्या लिखा है कि चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज के प्रधान सेनापति थे। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और तर्क में क्या दिया हुआ है कि चंद्रबरदाई जो है वो युद्धों के मैदान में नगाड़े बजाते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, राज कवि थे इनके। ठीक है, पृथ्वीराज के। और सेनापति तो मैंने आपको बताया ना, चंद पुंडीर था। कौन था, चंद पुंडीर। तो ये हो जाएगा। और इसमें जो ये मात्र लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है पृथ्वीराज रासो में जो है वो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जहां पर प्रेम प्रसंग का वर्णन है वहां श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो ये कहना कि मात्र वीर रस का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो स्टेटमेंट है उसको काफी ज्यादा केयरफुली पढ़ते होंगे। आगे देखिए स्थापना में है कि कवि चंद्रबरदाई बहुभाषा विज्ञ, व्याकरण विद होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या के भी महान विद्वान थे। तो ये बात जो है ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। याद रखिएगा, चंद्रबरदाई बहुभाषा विद्य थे और व्याकरण विद होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या के भी महान विद्वान थे। ये बात भी सही है। और फिर लिखा है तर्क में कि रासो ने एक सर्ग रेवा तट में अपने एक छंद में अपनी ज्योतिष विद्या का परिचय भी दिया है। ये तर्क भी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना में कि कवि चंद्रबरदाई ने स्वयं को क्या किया है, शट भाषा का ज्ञाता बताया है। शट भाषा का ज्ञाता। ठीक है, तर्क में है कि कवि चंद्रबरदाई ने इस बारे में स्वयं भी बताया है। ये भी बात सही है।
कि कवि जो चंद्रबरदाई दाई थे, मैंने भी बताया पहले भी कि वह बहुभाषा विज्ञ थे। कहा जाता है कि उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। आगे देखिए, स्थापना में है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो 69 समय में विभाजित है। कई बार आता है कि पृथ्वीराज रासो का खंड किस में विभाजित है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी सर्ग, ऑप्शन सी मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो सीजी सेट में लास्ट ईयर पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे याद है। ठीक है, सीजी सेट में ये चीज पूछा गया था, तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा समय। ठीक है, फिर तर्क में क्या दिया हुआ है कि रेवा तट जो है वो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कितना नंबर सर्ग है? ये 27वां सर्ग है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही भी है, ए भी और आर भी। आगे देखिए, स्थापना में क्या लिखा हुआ है कि रेवा सर्ग में रेवा से तात्पर्य नर्मदा नदी से है। तर्क में हो जाएगा रेवा अर्थात रीवा राज्य बघेलखंड में है, जहां विंध्य श्रेणी से नर्मदा नदी का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद स्थापना में देखिए, पृथ्वीराज चौहान चामंड राय का अनुरोध स्वीकार करके रेवा तट पर आखेट करने नहीं जाते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इसकी कथा वस्तु। ठीक है, तो कथा वस्तु में मैंने आप लोगों को बताया था कि चामंड राय के अनुरोध करने पर ही पृथ्वीराज चौहान जो है वो रेवा तट पर आखेट करने जाते हैं। तर्क क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि ऐसा अनुमान था कि शहाबुद्दीन गौरी वहां घेरा डाले हुए हैं। तर्क भी यहाँ गलत है। अब देखिए, स्थापना में है कि रेवा तट के अनुसार राजा रोमपाद द्वारा हाथियों को पकड़कर चंपापुरी लाया गया था, जहां वे दुर्बल होते चले गए। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। फिर देखिए, तर्क में है कि हाथी पाल कव्य ऋषि से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। तो ये बात भी क्या है? सही है। आगे देखिए, स्थापना में है कि शहाबुद्दीन गोरी ने चिनाब नदी आसानी से पार कर ली, जहां उसका मुकाबला जो है वो चंद्रपुंडीर से हुआ है। फिर तर्क में देखिए, वस्तुतः चंद्रपुंडीर जो है वो गोरी के लाव लश्कर को लूटना चाहता था। चंद्रपुंडीर क्या करना चाहता था? गोरी के लाव लश्कर को लूटना चाहता था। वहां से उसे अधिक धन प्राप्ति की आकांक्षा थी। वहां से उसे क्या थी? अधिक धन प्राप्ति की आकांक्षा थी। ये बात भी सही है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि स्वयंभू के पौमचरियु में हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद देखिए, तर्क में क्या लिखा है? पौमचरियु के कथानुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है वो जैन धर्म स्वीकार कर लेती है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो पौमचरियु है वो बेसिकली राम सीता की कथा पर आधारित है, न कि हिंसा के दुष्परिणाम पर। आगे देखिए, स्थापना में है कि सिद्धों और नाथों के जीवन का स्वाभाविक शारीरियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है। फिर देखिए, तर्क में है क्योंकि शुक्ल जी ने इसका अध्ययन केवल भाषा के विकास एवं सांप्रदायिक प्रवृत्ति एवं संस्कार परंपरा की दृष्टि से किया है। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लिखा है स्थापना में कि सिद्धों के काव्य की विषय वस्तु में जाति पाति, धार्मिक बाह्याडंबर, शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के जो भाव है वो प्रमुख है। फिर उसके बाद है तर्क में कि सिद्धों की काव्य वस्तु दृष्टकूट शैली में है। तो ये बात गलत है, दृष्टकूट शैली में नहीं है। फिर देखिए, लिखा है स्थापना में कि 8वीं सदी के जैन कवि स्वयंभू की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, पौमचरियु और हरिवंश पुराण। याद रखिएगा, हरिवंश पुराण और पौमचरियु। कई बार ये दोनों रचनाएं डायरेक्टली पूछ दी जाती है कि इसके कवि कौन है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, पौमचरियु और हरिवंश पुराण के जो कवि हैं वह कौन है? स्वयंभू है। फिर उसके बाद तर्क में दिया हुआ है कि ये दोनों प्रबंध काव्य है। इनमें रामकृष्ण को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप चित्रित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखिए, स्थापना में है हरिवंश पुराण पुष्पदंत की एक प्रसिद्ध रचना है। तर्क में है कि यह ग्रंथ राम कथा के यथार्थ के निकट है। तो ये बात जो है ये बेसिकली गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुष्पदंत की नहीं, स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। फिर यह ग्रंथ राम कथा के यथार्थ के निकट है। तो यह राम कथा पर आधारित नहीं है, हरिवंश पुराण। दोनों ही गलत हो जाएगा।
आगे देखिए, स्थापना में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना मुनि जिनविजय ने की थी। तर्क क्या है? शलिभद्र सूरि ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये बात गलत है। फिर उसके बाद देखिए, स्थापना में क्या है? सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना में स्त्री भोग का पूर्ण निषेध है, तो ये बात गलत है। फिर उसके बाद देखिए, तर्क में है नाथ मत में स्त्री पुरुष के संभोग से प्राप्त महासुख ही साध्य है, ये बात भी गलत है। यहाँ पे ही लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्ण। ये दोनों ही दोनों सेंटेंस को एक्सट्रीम बना रहे हैं और इस वजह से क्या हो जा रहा है? दोनों गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जा रहे हैं? रॉन्ग हो जा रहे हैं। अब आगे देखिए, लिखा है स्थापना में 84 सिद्धों में कन्हपा प्रथम सिद्ध कवि है। तर्क में है कि राग रागनियों में बंधे धर्म के बाह्य आडंबरों के प्रति इनका जो स्वर है वो सर्वाधिक क्या है? उग्र है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है स्थापना में कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल कहा है। तर्क क्या है? उनकी मान्यता है कि वीर गाथाओं के रचयिता क्या कहलाते हैं? चारण कहलाते हैं। अब देखिए, स्थापना में है सिद्धों की वाम मार्गी साधना में स्त्री प्रायः ऊंची जाति की होती है। ठीक है, तो ये बात है गलत है। ठीक है, स्त्री को नीची जाति की माना जाता है। फिर उसके बाद तर्क में है कि स्त्री को डोमिनी, भैरवी और योगिनी कहा जाता था उस टाइम पे, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, लिखा है कि स्थापना में क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो 205 छंदों का एक अखंड काव्य है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद तर्क में लिखा हुआ है कि यह काव्य वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। फिर देखिए, स्थापना में है कि संध्या भाषा का जो प्रयोग है वो प्रायः जो है वो चर्या पदों में किया गया है। तर्क में है कि इस भाषा का प्रयोग रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति में होता था, जिसके अर्थ जो है वो सांकेतिक होते हैं। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके पश्चात आगे देखिए, स्थापना में है सरोज व्रज सरोरुह पाद के नाम से प्रसिद्ध सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है, सही है। फिर है तर्क में कि सरहपा की काव्य रस्यानुभूति विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है, ये बात भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आगे देखिए, स्थापना में है कि सिद्धों की वाम मार्गी साधना में स्त्री पुरुष का संभोग प्रमुख है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है तर्क में क्या दिया हुआ है? क्योंकि इनका जो साध्य है वो महासुखवाद अर्थात संभोग की चरम परिणति है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है कि स्थापना में कि अमीर खुसरो ने, फिर आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने जन सामान्य की भाषा खड़ी बोली को ही अपनी हिंदी रचनाओं का माध्यम बनाया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर तर्क क्या दे रहे हैं कि खुसरो के अनुसार अरबी की तरह ही हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, स्थापना में है कि 13वीं शताब्दी तक खुसरो की खड़ी बोली में विदेशी भाषा के शब्द नहीं थे, परंतु उसके बाद स्वयं खुसरो ने भी फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद तर्क क्या है कि खुसरो कालीन हिंदी खड़ी बोली में विदेशी शब्द बहुत ही कम थे और जो थे वो वे अपने मूल रूप में थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है स्थापना में कि पहेली शब्द में प्रहेलिका शब्द का अपभ्रंश या फिर तद्भव रूप है। याद रखिएगा, पहेली शब्द जो है वो संस्कृत के प्रहेलिका शब्द का कहीं ना कहीं अपभव या फिर तद्भव रूप है। ठीक है, तर्क क्या दे रहा है कि हिंदी में पहेली की परंपरा कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। थ्योरी क्लासेस में मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। अगर आप थ्योरी क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये दोनों ही सही है। अब देखिए, स्थापना में है कि खुसरो की मुकरियां सखूने निस्बत आदि पहेलियों का ही रूप है, बिल्कुल सही। तर्क क्या दे रहा है कि खुसरो की मुकरिये सखूने और निस्बतों में उत्तर की आवश्यकता कम पड़ती है, तो ये दोनों सही है। आगे देखिए, स्थापना में है कि विद्यापति की पदावली में केवल एक ही विषय नायिका का सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तर्क में क्या है? विद्यापति की पदावली अलग अलग समयों में लिखी गई है, तो ये बात गलत है। याद रखिएगा, ये गलत हो जा रहा है, ये सही। फिर उसके बाद देखिए आगे, स्थापना में है कि विद्यापति ने नायिका केंद्र में केवल रति क्रीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है, तो ये बात गलत है। यहाँ केवल लग रहा है, उसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सी चीजों का वर्णन किया है। तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं कि विद्यापति को नायिका के स्वरूप सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन करने में अत्यधिक सफलता नहीं मिली, बल्कि मिली थी, तो ये भी गलत, ये भी गलत।
आगे देखिए लिखा है विद्यापति ने पदावली में नायक नायिका के रूप में कृष्ण राधा की कल्पना की है। सही है। तर्क क्या है? वस्तुतः विद्यापति का मानना है कि जैसी अपूर्व सौंदर्य नायिका के लिए कृष्ण जैसा कामदेव के समान और बलधीर नायक ही उचित हो सकता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फिर देखिए स्थापना में क्या हो जाएगा? विद्यापति ने अपनी पदावली में छंदों के मिश्रित रूप का भी प्रयोग किया है। फिर तर्क में क्या हो जाएगा? उन्होंने एक मात्रिक छंद की एक अर्धाली के बाद किसी अन्य मात्रिक छंद की अर्धाली को रख कर नए छंदों का निर्माण किया है। ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए लिखा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये हो जाएगा चंदबरदाई। उसके बाद है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक। उसके बाद देखिए हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का है महेश कवि। उसके पश्चात देखिए सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र का हो जाएगा कवि चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो विषयक पक्ष विपक्ष को सुमेलित करना है। सबसे पहले है पूर्णतः अप्रामाणिक किसने माना है? तो पूर्णतः अप्रामाणिक माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उसके पश्चात है पूर्णतः प्रामाणिक माना है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने बेसिकली पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक माना है। मात्र फुटकर रचना किसने माना है? तो नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मात्र फुटकर रचना माना है। फिर उसके बाद है चंद प्रामाणिक रासो अप्राप्य। यह डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है। चंद प्रामाणिक रासो अप्राप्य। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले देखिए छंद है और उसके लक्षण। तो छप्पे छंद के लक्षण है कि इसके प्रथम चरण में बेसिकली 4 चरण जो होता है शुरू का, उसमें रोला और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। ये छप्पे छंद का विशेषता है। अरिल्य का क्या है? अरिल्य का होगा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जगड़ 151 का प्रतिबंध होता है। याद रखिएगा अरिल्य जो छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। गाथा का देख लीजिए। गाथा का बताइए क्या होगा? गाथा का होगा कि इस छंद के प्रथम एवं तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे में 18 एवं चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। फिर उसके बाद देखिए साटक। साटक में होगा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, 2 तगड़ और 1 गुरु का क्रम होता है। अतः प्रत्येक चरण में 19-19 मात्राएं होती हैं तथा 12वें एवं 7वें वर्ण पर यति होती है। फिर देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैच द कॉलम है। उसमें है कि लिखा है रासों को काल, रचना एवं भाषा के आधार पर अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, ऐसा बोला था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। फिर है पृथ्वीराज रासो को 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है, यह बोला था गारसादा तासी ने। उसके बाद है कि कविचंद की यह जो कृति है कविचंद की जो कृति है क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, वह तत्कालीन समय का सार्वभौमिक इतिहास प्रकट करता है, ऐसा बोला था कर्नल टॉड ने। फिर उसके बाद है पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह किसने बोला था? हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा जो है उन्होंने बोला कि जो पृथ्वीराज रासो है वह क्या है? बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है मैच द कॉलम में कि रेवा तट जो मन करो वन अपुब गज झुंड, ये चामुंडा राय के द्वारा बोला गया था, याद रखिए। फिर उसके बाद है अगदेश पुरब मध्य वन शंड गहब्बर उज्जल जल कमल विपुल लुहिताक्ष सरबर, यह किसने बोला था बताइए? यह बोला था चंद कवि ने, यानी चंदबरदाई ने। उसके पश्चात देखिए लिखा है मैं दक्षिण वैदेश भरी जद्दव पर परिय, तो यह किसने बोला था? यह बोला था पज्जुन राव ने। उसके पश्चात देखिए तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान, यह बोला था पृथ्वीराज चौहान ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह किसका विचार है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। उसके पश्चात देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के नाम से क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए पंडिया सल सत बखाणी, ये सरहपा का है। उसके बाद है नौलख पात्री आगे नाचे बहुत बार रिपीटेड है, गोरखनाथ। फिर है 12 बरिस ले कुकर जीवे,
यह किसका है? जगनीक का, परमाल रासो का है ना। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक है, बहुत बार पढ़ाया है। बज्जी ये घोर निशान रान चौहान चौहा दीस, यह किसका है बताइए? यह है चंद बरदाई का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सारे पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन है। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए लिखा है सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले है नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, यह हो जाएगा कन्हपा। उसके बाद है का तरुवर पंच बिड़ाल, ये हो जाएगा लुईपा। उसके बाद है कड़ुआ बोल न बोली नारी, ये हो जाएगा नरपति नाल। उसके बाद है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखिए कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है, ऐसा बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कीर्ति में हुआ है? यह हो जाएगा कीर्तिलता में। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिलता। अब आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी का हो जाएगा रेवंत गिरिरास। फिर है नरपति नाल, है नरपति नाल का हो जाएगा बीसल देवरास। उसके बाद है शालीभद्र सूरी, उसका हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। आसुगु, आसुगु का हो जाएगा चंदन बाला रास, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो महामुद्रा का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, ठीक है। फिर देखिए, रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलिया माला कथा, उसके बाद है राउलवेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है। आगे देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या जो है वो अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अप्रामाणिक कौन कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बुलर, ये लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। आगे देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी मार, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। फिर आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कीर्तिलता पहले है, भू परिक्रमा उसके बाद है, पुरुष परीक्षा उसके पश्चात और कीर्ति पताका सबसे अंतिम में। आगे देखिए, आगम वे पुराणे पंडीय मान बहंती पक श्रीफल अली जिम्मवारे हति भ्रमयंती, यह किसकी काव्य पंक्ति है? कन्हपा की। और कन्हपा की जो पंक्ति है वो आप लोगों ने पीवाईक्यू में देखा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रचना काल की दृष्टि से कवियों का क्या सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले स्वयंभू, उसके पश्चात पुष्पदंत, उसके पश्चात अद्दहमान, उसके पश्चात हेमचंद्र। याद रखिएगा हेमचंद्र जो है वो स्वयंभू के पश्चात आते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होके क्या करेंगे, हेमचंद्र को पहले लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि पात्र और उसके ग्रंथ। सबसे पहले देखिए चंदा, चंदा किसका है? ऑब्वियस सी बात है चंदायन। नागमती, नागमती का बताइए पद्मावत। उसके पश्चात राजमती, राजमती बीसल देव रासो। मारवड़ी, मारवड़ी, मारवड़ी किसकी है? ढोला मारूरा दूहा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए, दोहा जो है वो मूलतः किस भाषा का छंद है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अपभ्रंश का। फिर है संदेश दऊ सवितरथु हऊ कन्ह अस्मत् भ पिय इकत्ती बिलई बेरवी
समाड़ा हथ, काफी इसका टफ है। ठीक है, देखिए ये अब्दुल रहमान की पंक्ति है। आगे देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। सबसे पहले दोहा कोश है, फिर उसके पश्चात श्रावकाचार, उसके पश्चात संदेश राशक, उसके पश्चात है कीर्ति लता। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले है कुमारपाल प्रतिबोध, इसका हो जाएगा सोम प्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि का हो जाएगा जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल चरित का हो जाएगा हेमचंद्र। हमीर रासो का हो जाएगा सारंगधर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बालचंद विद्यावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये काव्य पंक्तियां है विद्यापति की, ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। फिर किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। फिर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? इसका अर्थ हो जाएगा छेदन के अर्थ में। किसके अर्थ में? छेदन के अर्थ में। आगे देखिए, लिखा है कि रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है। लिखा है कि राठौड़ा रिख्यात, यह किसकी रचना है? दयाल दास की। विराट पुराण किसकी रचना है? तो यह गोरखनाथ की है। पुष्पदंत, पुष्पदंत याद रखिएगा, इसका हो जाएगा उत्तर पुराण। उसके पश्चात है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की जो रचना है वो है उपदेश रसायन रास, याद रखिएगा। राठौरा रिख्यात का है दयाल रास। विराट पुराण गोरखनाथ का है, और उसके बाद है पुष्पदंत का उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन सार। आगे देखिए, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो सांस्कृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना है। अब देखिए, संदेश उ सवित्रतु पई मई कन्हू न जाई, जे कालांगुली मुंद डऊ सो बाहणी समाई। ये किसकी है? अद्दह माड़ की है। ये काफी हालांकि टफ क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, बट ठीक है, अगर आप इसको देख लेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे बन जाएगा। फिर आगे देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। फिर देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला श्रावकाचार, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। अब आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है जय मयंक चंद्रिका, ये रचना है। इसके कवि कौन है? जय मयंक चंद्रिका के ये है मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो ऑब्वियस ही बात है चंद्रदाई। श्रावकाचार के देवसेन है। नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंडिय सल सत बखाइणी देही बुद्ध बसंत न जानी, इस काव्य पंक्ति की रचनाकार है सरहपा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? यह विद्यापति के संबंध में है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। आगे देखिए, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? बीसल देव रासो में राजमती है। फिर है पुष्पदंत की प्रबंध रचना का नाम है नय कुमार चरियु। आगे देखिए, ब्रह्मेणी मन जानत ही भेयु एवई पढ़ियऊ ए चऊ बेयु मट्टी पाड़िम पुस लह पढ़ंत घर ही बैसी अग्नि हुड़ंत। ये सरहपा की पंक्ति है। काफी टफ पंक्ति है, बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग एक बार देख लेंगे। फिर है जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तीर पित्त भेल, इन पंक्तियों की रचयिता है विद्यापति। आगे देखिए, खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? यह चंदबर दाई की है कि खंड भाषाम पुराणम च कुरानम कथितम मया। फिर है कुवलिया माला कथा की रचनाकार है उद्यतन सूरी। इस तरीके का वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है एग्जाम में। फिर देखिए, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, तो याद रखिए सरहपा 8वीं शताब्दी के नहीं है। बाकी हेमचंद्र, शबरपा और स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। उसके पश्चात बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। याद रखिएगा, राजमती इसकी जो है वो नायिका है। ठीक है, और बीसल देव कौन है बताइए? बीसल देव इसके नायक है। अद्दहमाण की रचना है इसमें से संदेश राशक। याद रखिए, संदेश राशक की रचयिता है अद्दहमाण।
आगे देखिए, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आज का जो क्लास होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।